हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 15 के बारे में। और दोस्तों, पार्ट 15 में हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स के 9th और 10th लेसन यानी कि मोशन और बल वाले लेसन को कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट हमने 40 तक इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी और आज की इस वीडियो में हम 40 से लेकर आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी जानेंगे और गति के नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें आप जरूर देख लें, क्योंकि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है। तो मैंने आपको गति के नियम का दूसरा सूत्र बताया था कि गति का दूसरा नियम क्या होता है गणितीय रूप में, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो देखिए, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड, यानी कि मुक्त अवस्था में कोई पिंड गिरता है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों, जीरो इसका प्रारंभिक वेग है। तो यू टी का वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इंटू टी जीरो हो जाएगी, इंटू प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो मुक्त अवस्था में गिरता हुआ कोई भी पिंड है तो वह एक समान त्वरित गति में होगा, जिस कारण उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि एस डायरेक्टली दोस्तों गिरने में लगे समय के वर्ग के एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है, गिरने में लगे समय के वर्ग के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यानी कि वर्टिकली एक पिंड को पहले ऊपर फेंका जाता है। वह पिंड 10 सेकंड में जमीन पर लौटकर वापस आता है, तो वस्तु का विस्थापन कितना है। देखिए दोस्तों, आपने क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट में आप क्या करते हैं, बॉल को पहले उछालते हैं, फिर बॉल उछल के क्या होती है, नीचे आती है, आप उसे कैच करते हैं या नीचे जमीन पर गिरती है। तो आपने जिस स्थान से उस पिंड को ऊपर फेंका था उसी स्थान पर वह ऊपर से नीचे भी गिर रहा है, तो उसका विस्थापन क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, जहां से वह गया था वहीं पे दोबारा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, विस्थापन जीरो है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद भी वो जमीन पर लौट कर आएगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, जीरो ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई पिंड मुक्त रूप से नीचे गिरता है तो क्या होता है, तो जब भी कोई पिंड मुक्त रूप से नीचे गिरता है तो उसका वेग क्या होता है, एक समान रूप से बढ़ता जाता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा दोस्तों, आप नॉर्मली एक एग्जांपल लीजिएगा एक पत्थर का। कभी आप क्या करेगा, अपने हाथ में ही पकड़ के या थोड़ी ऊपर से ही अपने सर के ऊपर पत्थर गिराइएगा तो आपको क्या लगेगा, कम चोट लगेगी। वहीं आप एक मंजिला या 2 मंजिला से पत्थर अपने सिर पे गिराते हैं तो आपको अधिक चोट लगती है। तो जब कोई भी पिंड मुक्त रूप से नीचे गिरता है तो जैसे जैसे वो नीचे को बढ़ता रहेगा उसका वेग क्या होगा दोस्तों, बढ़ता रहेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों क्या, रेडियन। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो आपने देखा होगा ये वृत्तीय गति में हमारा कोणीय विस्थापन का टर्म आता है। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तो जहाँ से वो गया है, जहाँ पे वो पहुंचा है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर कोणीय विस्थापन। ठीक है, और कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों क्या, रेडियन। ठीक है, रेडियन इसका ऐसा ही मात्रक होता है। और कोणीय विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, मेनली कोणीय विस्थापन को थीटा से दर्शाते हैं। अब कोणीय विस्थापन की तरह ही दोस्तों एक कोणीय वेग भी होता है। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन की दर को ही या कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, और कोणीय वेग का फॉर्मूला हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, इसी की तरह एक कोणीय त्वरण भी होता है। क्या, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण का अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये कोणीय वेग परिवर्तन की दर हो जाएगी अपॉन समय टी। अब कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, देखिए कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड था, तो कोणीय त्वरण का मात्रक दोस्तों रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। याद रखना आपको, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, ये तीनों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रवृत्ति में कभी भी अकेला नहीं होता है। तो दोस्तों बल क्या होता है, प्रवृत्ति में कभी भी अकेला नहीं होता है। आपने देखा होगा कोई जो हमारा एक मान के चलिए एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे है, तो अगर आपको इसके बल लगाना है तो आप इसके यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बल फोर्स होकर यहाँ से मूवमेंट होकर या डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पे पहुंचेगा। तो बल क्या होता है, प्रकृति में कभी भी बल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बल कभी भी अकेला नहीं लगता है। आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा होगा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक दूसरी प्रतिक्रिया होती है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यही हमारा क्या होता है, इसी कारण हम कहते हैं कि बल कभी भी अकेला नहीं लगता है। ठीक है, बल हमेशा युग्मक के रूप में लगता है, और इसका एक्सप्लेनेशन आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, सारा दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि बल लगाने से क्या घटना घटित हो सकती है। तो बल लगाने से दोस्तों रुकी हुई वस्तु गति में आ जाती है और गतिशील वस्तु रोकी जा सकती है और वस्तु की आकृति भी बदली जा सकती है। ठीक है, तो बल लगाने से क्या क्या हो सकता है, तो जो कोई अगर वस्तु रुकी हुई है तो वो मूवमेंट में आ सकती है, मूवमेंट में है तो रोकी जा सकती है, या वस्तु की आकृति भी बदली जा सकती है। ठीक है, अब दोस्तों बल मेनली आप बल के बारे में कह सकते हैं कि बल के कारण हम किसी वस्तु को खींच सकते हैं, किसी को ढकेल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बल क्या होता है, एक बाह्य कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन बल लगाकर के खींच सकते हैं, धकेल सकते हैं, ठोकर लगा सकते हैं, यही चीज़ें क्या होती है, बल के कारण होती है। ठीक है, और बल दो प्रकार के हमारे मुख्यतः बल होते हैं, एक होता है दोस्तों क्या, संतुलित बल, और दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल। ठीक है, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। अब संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है, हमेशा दोस्तों जो भी आप मूवमेंट करते हैं ना वह इस असंतुलित बल के कारण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार कि संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर हमेशा दोस्तों इस असंतुलित बल के समानुपाती होती है। देखिए, संतुलित बल और असंतुलित बल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। आप मान के चलिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है या एक लकड़ी का गुटका है, समझ के चलिए आप, ठीक है, या एक बॉक्स है। तो संतुलित बल क्या होगा, अगर आप यहाँ से भी सेम फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से भी सेम फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु यहीं की यहीं पर रुकी रहेगी। अगर हम कहें दोस्तों कि अगर आप इस लकड़ी के टुकड़े पर या कोई भी हमारा पार्टिकल या पिंड मान लीजिए आप, अगर आप दोनों साइड से इस पर समान बल लगा रहे हैं, तो दोनों साइड से अगर आप इसमें समान बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, यह अपनी विराम की अवस्था में ही बना रहेगा। इसी को हम कहते हैं क्या, संतुलित बल। नॉर्मली परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अगर पिंडों को दोनों ओर से समान बल से खींचा जाता है या दोनों ओर से समान बल से दबाया जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं और इस अवस्था में जो हमारा वस्तु होती है वह विरामावस्था की अवस्था में ही रहती है। और दूसरी कंडीशन होती है कि यह आपका एक लकड़ी का गुटका है या एक कण है या एक पिंड है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों साइड से जब अलग अलग प्रकार का हमारा बल लगता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार का बल लगता है तो इसे हम कहते हैं कि असंतुलित बल। सपोज दैट दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आप लोगों ने बचपन में वो रस्सी खींचने वाला गेम खेला होगा, 3-4 लोग यहाँ से होते थे, 3-4 लोग यहाँ होते थे। अगर दोनों साइड से बल समान है, अगर इधर से भी उतनी ताकत लग रही है, इधर से भी उतनी ताकत लग रही है, तो ये रस्सी क्या होती थी, स्टेबल रहती थी, यानी कि ना इधर को जाती थी ना उधर को जाती थी। इसको हम बोलते हैं संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल एक हिसाब से विरामावस्था की अवस्था ही रहती है जो कि वस्तु को विरामावस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। दूसरा होता है कि हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल में आपने देखा होगा कि 4-5 लोग यहाँ होते थे, 4-5 लोग यहाँ होते थे। सपोज दैट यहाँ मोटे मोटे हट्टे कट्टे लोग हैं, यहाँ पतले लोग हैं, तो ये मोटे लोग जब भी रस्सी खींचते थे ये लोग यहाँ से इधर गिर जाते थे, रस्सी उनके हाथ में आ जाती थी। तो यही होता है हमारा असंतुलित बल। कोई भी घटना होती है बल के कारण तो वह हमारा दोस्तों असंतुलित बल ही होता है। इसमें आप कह सकते हैं कि अगर पिंडों को दोनों ओर से अलग अलग बलों से खींचा जाता है या अलग अलग बलों से प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो जो अधिक बल वाली स्थान होगा उस ओर को हमारा जो भी लकड़ी का गुटका है, पिंड है, कोई भी पदार्थ है, वह उस ओर खिसक जाता है। ठीक है, यानी कि असंतुलित बल के कारण ही हमारा कोई भी पदार्थ या वस्तु या पिंड खिसकता है या उसकी स्थिति परिवर्तन होती है या धकेला जाता है या ठोकर लगाई जाती है, इसको आप असंतुलित बल कहते हैं। यानी कि सब कुछ दोस्तों हमारा असंतुलित बल के कारण ही संभव है, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक हमारा घर्षण बल भी होता है। घर्षण बल क्या होता है, ये एक विपरीत बल होता है, स्पर्श बल होता है, जो कि मेनली आप ये कह सकते हैं कि घर्षण का काम करता है। जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे पाँव के और पृथ्वी के मध्य में भी या जमीन के मध्य में भी क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। यानी कि घर्षण बल एक अपोजिट बल होता है जो वस्तु को की गति का विरोध करता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप किसी वस्तु को धकेलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे किताब रखी हुई है, मेज में किताब रखी है, तो अगर आप किताब को ऐसे प्रेस करते हैं तो किताब क्या होता है, थोड़ी देर जाने के बाद में रुक जाती है। वो किस कारण रुकती है, वो घर्षण बल के कारण ही रुकती है। आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में जैसे आप पेंडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल कुछ देर पे जाके रुक जाती है। क्यों, क्योंकि जो घर्षण होता है वह टायर को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो घर्षण बल क्या होता है, हमेशा हमारा एक विपरीत बल होता है जो कि किसी भी कार्य की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है। ठीक है, मतलब बल की विपरीत दिशा में या जो भी हमने विस्थापन किया है, विस्थापन को जो रोकने का कार्य करता है उसी को हम बोलते हैं क्या, घर्षण बल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भारी सी सामान है, कोई भारी सी चारपाई है, तो अगर आप उसे धक्का देते हैं, एक आदमी अगर धक्का देता है तो वो शिफ्ट नहीं होती है। यानी कि उस कंडीशन में क्या है कि घर्षण बल ज़्यादा है आपके असंतुलित बल से। अब अगर आप 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग उस चारपाई को धक्का दे रहे हैं तो चारपाई फिर क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है, आपका बल अधिक है घर्षण बल की अपेक्षा। तो आपको याद रखना है कि घर्षण बल असंतुलित बल की अपोजिट कंडीशन में कार्य करता है और जिस भी चीज़ को आप धकेल रहे हैं उसके अपोजिटली वो काम करता है। जैसे कि साइकिल चलाते समय हमारे साथ में होता है। ठीक है, और नॉर्मली
संतुलित बल और असंतुलित बल में भी आपको याद रखना है कि हमेशा किसी भी वस्तु पर जो उसकी अवस्था परिवर्तन होती है वह असंतुलित बल के कारण ही होती है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन तभी होता है जब उसमें असंतुलित बल लगाया जाता है। या किसी भी वस्तु को त्वरित करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करने के लिए उसमें डिस्प्लेसमेंट होने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो संतुलित बल और असंतुलित बल भी आपका आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बल हमेशा क्या होता है, बल कभी भी दोस्तों अकेला नहीं लगता, आपको याद रखना है। ये एक हिसाब से द्वैध बल होता है, एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी वस्तु पर अकेला नहीं लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण ये होता है, यानी कि ये हमेशा युगल रूप में पाया जाता है। एक को क्रिया बल कहा जाता है और दूसरा इसका जो विरोधी बल होता है उसे प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, ठीक है। याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, जब रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला सभी बल संतुलित होगा तब तक वस्तु क्या होगा, विराम की अवस्था में ही होगी। मैंने आपको बताया संतुलित बल में हमेशा की वस्तु क्या होती है, विराम में रहती है। अगर एक पुस्तक किसी टेबल पर रखी हुई है तो उस पर आरोपित बलों की संख्या कितनी होगी। तो अगर पुस्तक किसी टेबल पर रखी है तो उस पर दोस्तों हमारे 2 बल लगेंगे। कितने बल लगेंगे उस पर, 2 बल लगेंगे, ठीक है। एक तो कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा, इसमें संतुलित बल लगेगा, ठीक है। और अगर आप उसी को अगर आप टेबल पर रखी हुई जो पुस्तक है उसको आप शिफ्ट कर दे रहे हैं तो उस पर 3 बल हो जाएंगे, फिर वहाँ पे असंतुलित बल भी आपका कार्य करेगा जो उसके मूवमेंट कराने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। और एक डाइन बराबर कितना होता है दोस्तों, 10⁵5 सॉरी 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। न्यूटन क्या होता है, बल का ऐसे पद्धति में मात्रक होता है, और न्यूटन को ही हम क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, आपको पता ही होगा, F बराबर ma, ठीक है। F बराबर ma। अगला क्वेश्चन, जमीन पर रखे किसी बक्से पर विपरीत दिशा में 2 अलग अलग बल 5 न्यूटन और 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जमीन पर रखे किसी बक्से पर अलग अलग दिशा में 2 बल लग रहे हैं, 5 न्यूटन का और 10 न्यूटन का, तो क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु पर दोस्तों कितने बल आरोपित होंगे, तो वस्तु पर कुल 4 बल आरोपित होंगे और वस्तु पर कुल 5 न्यूटन का बल आरोपित होगा। देखिए आप मान के चलिए कि एक बक्सा है कि विपरीत दिशा में 2 अलग अलग बल काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 बल सपोज यहाँ से काम कर रहे हैं, 2 बल यहाँ से काम कर रहे हैं, तो कुल बल कितने हो जाएंगे, 4 बल आरोपित होंगे। और पूछा गया है अलग अलग बल 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब असंतुलित बल होता है तो जिस ओर हमारी बल का वैल्यू ज़्यादा होती है वस्तु उसी ओर को स्थापित हो जाएगी, यानी कि उसी का वो प्रकोप होगा। यानी कि तो 10 न्यूटन का एक साइड से लग रहा है, 5 न्यूटन का दूसरे साइड से लग रहा है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 न्यूटन का बल आपका उसमें एक्चुअलिटी में आरोपित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी बताएं दोस्तों क्या लिखा है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आपस में लंबवत है तो इनका परिणामी बल कितना होगा, ठीक है। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल अगर लंबवत है तो आप ये समझ सकते हैं कि 3 न्यूटन का जो है 4 न्यूटन का क्या होगा, तो परिमाणी बल क्या होगा, पाइथागोरस पर मेल लगा देंगे। 3 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर, तो ये जाएगा 25, यानी कि 5 न्यूटन आपका यहाँ पे परिणामी बल आ जाएगा, ठीक है। याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो ये हमारा कहलाता है दोस्तों जड़त्व। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, किस कारण से करती है, और जड़त्व के कारण ही करती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि बाह्य बल के अभाव में जब कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होता है तो कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहती है, समान गति की अवस्था में या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही बना रहना चाहती है। यह किस कारण से होता है, तो ये जड़त्व की प्रवृत्ति के कारण होता है। और इस जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन ने, सॉरी गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था, सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। इसी कारण जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जो कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी हमारा रहता है। याद रखना आपको। अब देखिए 54वां क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो एकसमान वेग से गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल या संतुलित बल कार्य नहीं करे। यह नियम क्या कहलाता है, यह दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। इसी नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जिसके बारे में हम इससे पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब न्यूटन ने अपनी ये गति के 3 के 3 नियम किस पुस्तक में दिए थे, तो न्यूटन की पुस्तक का नाम था दोस्तों क्या, प्रिंसिपिया इसकी पुस्तक का नाम था, जो कि 1687 में न्यूटन के द्वारा लिखी गई थी। इसी बुक में इसने गति के तीनों नियम का जिक्र किया हुआ है। याद रखना है। तो याद रखना आपको दोस्तों क्या है, गति का पहला नियम ये है, ठीक है। न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक के माध्यम से गति के नियम दिए थे तीनों, तो प्रिंसिपिया पुस्तक में इसने दिए थे। या प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है, अभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें क्या पता चलता है, तो न्यूटन के गति के पहले नियम से दोस्तों हमें जड़त्व की परिभाषा पता चलती है और बल की परिभाषा पता चलती है। अगला, बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से हमें प्राप्त होता है, दूसरे नियम से, F बराबर ma। मैंने आपको बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डॉट डॉट की माप है, यानी कि द्रव्यमान किसकी माप है, तो द्रव्यमान दोस्तों उसकी जड़त्व की माप है। और आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जब भी द्रव्यमान बढ़ेगा तभी हमारा जड़त्व भी बढ़ेगा, ठीक है। द्रव्यमान बढ़ने पर हमारा जड़त्व भी बढ़ता है, ठीक है, और द्रव्यमान कम होने पर हमारा जड़त्व भी कम होगा। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। यानी कि जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, तो जड़त्व डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, और इसी के साथ साथ आप वो डायरेक्शन पर भी हमारा डिपेंड करता है। और जड़त्व के बारे में आपको याद रखना है कि जड़त्व का कोई मात्रक नहीं होता और कोई भी विमा नहीं होती। भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो संवेग को दोस्तों सबसे पहले न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। न्यूटन ने ही बताया था संवेग के बारे में कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमारा क्या होता है, हमारा संवेग कहलाता है। किसने कहा था ये दोस्तों, न्यूटन ने ही कहा था, ठीक है। और संवेग क्या होता है, संवेग हमारी एक सदिश राशि है। संवेग का मात्रक क्या होता है, P बराबर mv होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हमारा संवेग का मात्रक होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बल लगा के ही हम संवेग को परिवर्तित कर सकते हैं, या संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमारा संवेग कहलाता है, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। P बराबर mv, या नॉर्मली ये भी कह सकते हैं आप कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो हमें प्रभाव दिखता है वह किस कारण से पड़ता है, तो वह द्रव्यमान और वेग के कारण पड़ता है। तो ये दोस्तों आप क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। संवेग हमारी सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। यहीं से हमारा F बराबर ma का फॉर्मूला निकलता है। बल हमेशा जोड़े में होता है, और यह हमेशा क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, ये आपको याद रखना है। बल हमेशा जोड़े में होता है, कौन से नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ये होता है कि बल हमेशा क्या होता है, जोड़े में होता है। और क्रिया, प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया लगती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होता है, हमेशा अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर एक बल लगाया जाता है, और दोनों बलों का परिमाण क्या होता है, सदैव एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होता है। इसी कारण हम कहते हैं कि बल सदैव युगल रूप में पाए जाते हैं, या मिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, या जोड़े में पाए जाते हैं। और ये बल जो होते हैं हमेशा लगेंगे दोस्तों अलग अलग वस्तुओं पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इसी नियम पर दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम भी डिपेंड करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही इफेक्ट करता है। इस यानी कि घटना के पूर्व का कुल संवेग, यानी कि घटना से पहले इनिशियल कंडीशन में जो मोमेंट होता है और फाइनल कंडीशन में जो मूवमेंट होता है वही हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहता है। यानी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल बल कार्य नहीं कर रहा है या बाह्य बल काम नहीं कर रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात कणों की टक्कर से पहले या प्रारंभिक कंडीशन में और कणों के टक्कर के बाद में उसका संवेग हमेशा बराबर रहता है। संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसके न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी की किताब से कर लीजिएगा। एक या दो प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे कि बंदूक आगे गई, गोली आगे गई, आपका हाथ पीछे गया, त्वरण ये है, लंबाई है, इससे क्या होगा, गति के समीकरणों से दोस्तों न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। जितने भी न्यूमेरिकल आपकी किताब में दिए गए हैं 9th 10th की एनसीईआरटी में, सारे आपको करने फिजिक्स की तो खासकर, क्योंकि आपको हूबहू वैसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, बस आपको वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग मिलेगी। तो ये काम आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि मेज पर रखा एक गुटका जो कि विराम अवस्था में है पर दो बल लग रहे हैं, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा मेज के फर्श का अभिलंब बल, तो कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, छोड़िए इसको। ठीक है, नॉर्मली आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक गुटका है जो कि विराम अवस्था में है, तो दो बल लगते हैं, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा मेज के फर्श का अभिलंब बल, जिसे हम आप ये कह सकते हैं घर्षण बल भी कह सकते हैं। तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो दोनों बल क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है, दोनों अलग अलग बल हैं, ये कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम गति के किस नियम पर आधारित है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम या गति के न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है संवेग संरक्षण का नियम, और इसका प्रयोग रॉकेट लॉन्चिंग में किया जाता है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, घड़ी के मिनट की सुई के टिप की गति को देखते हुए बताएं कि एक घंटे में, अब देखिए घड़ी के मिनट की सुई के टिप की गति को देखते हुए बताएं कि एक घंटे में क्या होगा, तो एक घंटे में क्या होगा दोस्तों, हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई जहाँ से गति कर रही है बाद में हमारी वहीं पर पहुँच जा रही है, तो एक घंटे के बाद में भी वो वहीं पर पहुंचेगी, जिस कारण उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य हो जाएगा तो औसत वेग भी हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत विस्थापन बट्टा औसत समय, या कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, तो औसत वेग भी वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, याद रखना आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब किसी तंत्र या सिस्टम पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तब निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यह कौन सा नियम है, तो ये दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है। इसके न्यूमेरिकल्स आपको किताब से जरूर देख लेने हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या होता है, बराबर रहता है,
जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रतिक्रिया के दौरान भी अपरिवर्तनीय और असंरक्षित रहता है। यही हमारा क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम होता है। यानी कि संवेग हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है और संरक्षित रहता है और कभी भी नहीं बदलता है। ये कहा गया जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। किस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है, तो बंदूक से दागी गई गोली की स्थिति में, बम के विस्फोट होने में और दो वस्तुओं के टक्कर में हमारा क्या होता है, हमेशा संवेग संरक्षित रहता है। और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के भी आप इनको एग्जाम्पल मान सकते हैं कि बंदूक से दागी गई गोली, बम का विस्फोट और दो वस्तुओं के टक्कर में, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही आधारित रहता है। रॉकेट प्रणोदन या रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित होती है, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही हमारा रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में मूलतः कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं, तो प्रकृति में मूलतः दोस्तों हमारे 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो संवेग में परिवर्तन दोस्तों हमारा आवेग कहलाता है। संवेग परिवर्तन की दर आवेग बराबर आप ये कह सकते हैं संवेग बट्टा समय, संवेग बट्टा समय। आवेग क्या, संवेग परिवर्तन की दर को हमारा क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवेग बराबर हो जाता है दोस्तों बल गुणा समय। आवेग की एक और डेफिनेशन होती है कि क्षणिक समय में लगा गया बल या क्षणिक समय में थोड़े समय के लिए लगाया गया बल हमारा आवेग कहलाता है। जैसे कि मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, मैंने अचानक से किया आपके मुंह में एक थप्पड़ रख दिया, तो अचानक से वो थप्पड़ लगा, आपका बल काम किया उसमें और थोड़ा सा समय काम किया, तो इसी को हम बोलते हैं कि आवेग। थप्पड़ मारना आवेग का एक हमारा उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा। देखिए क्या कहा गया है कि 2 किलोग्राम का एक पिस्टल है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा। तो नॉर्मली दोस्तों देखिए, इसमें आप m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 वाला फॉर्मूला निकालेंगे, तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको v2 काउंट करना पड़ेगा जो कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। दोस्तों ये 20 किलोग्राम नहीं होगा, ये 20 ग्राम होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको संशोधित कर लीजिएगा, ये 20 ग्राम होगा। अब देखिए वही फॉर्मूला निकालना लगाना है आपको इसमें, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब देखिए 2 किलोग्राम के एक पिस्टल और 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, तो गोली का द्रव्यमान, सपोज दैट गोली का द्रव्यमान हम m1 मान ले रहे हैं। m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 ग्राम, और ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगी 0.02 किलोग्राम, ठीक है। ये m1 की वैल्यू होगी। m2 मान लेते हैं, हमारा क्या पिस्टल का द्रव्यमान है m2, कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए जब गोली निकलेगी दोस्तों, तो गोली पहले क्या है, विराम अवस्था में ना, तो गोली का प्रारंभिक वेग u1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो पिस्टल है, पिस्टल भी विराम अवस्था में है, तो पिस्टल का प्रारंभिक वेग u2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि m1u1 प्लस m2u2 एक साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, लेकिन m1 का वैल्यू क्या है 20 ग्राम है, यानी कि गोली का जो द्रव्यमान है वह 20 ग्राम या 0.02 किलोग्राम है, और जो हमारा पिस्टल है उसका द्रव्यमान है m2 यानी कि 2 किलोग्राम। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, यानी कि v1 आपको क्या दिया गया दोस्तों, v1 दिया गया 150 मीटर प्रति सेकंड, सब लिख लीजिएगा यहाँ पे 150 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तो आपको v2 यहाँ पे ज्ञात करना है कि v2 क्या होगा, ठीक है। v1 दिया गया, आपको v2 ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला m1u1 बराबर u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। तो देखिए m1u1 0 है दोस्तों, u2 भी 0 है, तो इधर साइड तो हमारा 0 हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला निकालना है m1v1 प्लस m2v2। m1 की वैल्यू क्या थी हमारी दोस्तों 0.02, m1v1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 150 प्लस m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 किलोग्राम, और v2 हमें निकालना है, v2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए गोली की दिशा क्या हो रही है दोस्तों, बाएं क्या लिखा गया, 36 दिशा में छोड़ी जाती है, यानी कि 36 दिशा में छोड़ी जा रही है। तो नॉर्मली आप इसमें पॉजिटिव चिन्ह का यूज करेंगे, मतलब ठीक है। तो 150 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 3 प्लस 2v2, ठीक है, 3 धन 2v2 आ जाएगा, तो ये 2v2 एक इधर साइड जाएगा, तो ये जाएगा 2v2 इक्वल टू 3, और v2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2 यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगी 1.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, ठीक है। और गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार हमारी धनात्मक मानी जाती है, इसी कारण v को हम क्या मानेंगे दोस्तों, धनात्मक ही मानेंगे। v1 हमारा 150 मीटर प्रति सेकंड है, और यहीं से हमारा फिर गोली छूटने के बाद कुल संवेग और गोली छूटने से पहले का कुल संवेग हम काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2v बराबर 0, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2v बराबर 0 है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 2v2 बराबर -3 हो जाएगा, तो v2 बराबर
-3/2 यानी कि माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक है, माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। यानी कि जो ये ऋणात्मक चिन्ह है यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली की विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रक्षेपित होगी। क्यों, मैंने आपको बताया ना कि पिस्टल हमेशा गोली की विपरीत दिशा में आती है, तो पिस्टल पीछे को आएगी, गोली आगे को जाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया का ये तीसरा नियम है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो कि आपको करने हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं काफ़ी जल्दी में चल रहा हूँ, ठीक है, वरना ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आपने डिटेल्स में पढ़ी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन करने में मजे आते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है तथा गति की विपरीत दिशा में लगता है एवं संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है? तो यह हमारा दोस्तों कौन सा है? घर्षण बल है। अब थोड़ा सा घर्षण बल के बारे में जान लेते हैं। घर्षण बल दोस्तों एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि स्पर्शी बल होता है, और एक प्रकार का अपोजिट फोर्स यानी कि विपरीत बल भी होता है, ठीक है। यानी कि वह बल जो किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है या गति को विरामावस्था में रखने का प्रयास करता है वह हमारा घर्षण बल होता है। प्रकृति में कोई भी चीज़ हमारी ऐसी नहीं है जो विरामावस्था में है और उस पर घर्षण बल कार्य ना कर रहा हो। भले ही हम पेन से लिखें, भले ही हम चलें, हम रुकें, हम साइकिल चलाएं, कुछ भी चीज़ हो रही है तो वहाँ पे घर्षण बल कहीं ना कहीं जरूर काम करता है। तो घर्षण बल क्या होता है? अपोजिट फोर्स होता है, हमेशा क्या होता है? गति का विरोध करता है और हमेशा क्या होता है? विपरीत दिशा में लगता है। सपोज ये किताब यहाँ पे रखी हुई है, आपने किताब यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पे दिखाई, कुछ आपने इसको जैसे ही बल लगा के विस्थापित किया तो कुछ समय बाद ये रुक जाती है। किस कारण से रुकती है? तो घर्षण बल के कारण ही रुकती है। अब घर्षण बल दोस्तों क्या होता है? सतह की प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है, यानी कि सतह की जो प्रकृति, संपर्क क्षेत्रफल पर तो ये निर्भर नहीं करता है, लेकिन यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सरफेस कैसी है। अगर सपोज है दोस्तों सरफेस आपकी या सतह आपकी क्या खुरदुरी है, रफ सरफेस है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? अधिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, अधिक घर्षण बल लगेगा। और अगर आपकी स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे लेस फ्रिक्शन यानी कि कम घर्षण लगेगा। आप इसका एग्जाम्पल वही समझ सकते हैं, आपके हाथ में एक किताब है और एक आपके पास में बिल्कुल प्लेन मेज है या बेंच है, तो आपने क्या किया? इस मेज में इस पुस्तक को रख के थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया तो ये अधिक दूर तक मूवमेंट होगी। वहीं एक रफ बेंच है, उसके ऊपर क्या है? ऐसे ऐसे दरार वरार पड़ी है, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कुछ समय बाद वो रुक जाएगा। तो यही है दोस्तों, रफ सरफेस होता है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि रफ सरफेस में हमारी कोई भी चीज़ पर हम जो बल लगा रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि जहाँ पे स्मूथ सरफेस होगी या कोमल मतलब चिकनी सतह होगी वहाँ पर क्या होगा? लेस फ्रिक्शन होगा, कम फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन के तीन टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन स्थिर घर्षण, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि सर्फी घर्षण, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लूपनिक घर्षण। और इन तीनों घर्षणों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है दोस्तों? तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन या घर्षण होता है उसकी वैल्यू इस दोनों में से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं? लुब्रिकेशन करते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और फ्रिक्शन में मेनली क्या होता है दोस्तों? फ्रिक्शन में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रिक्शन में क्या होता है, तो फ्रिक्शन में या घर्षण में हमेशा काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तथा फ्रिक्शन क्या होता है? यह ऊर्जा को कंज्यूम नहीं करता है, यानी कि नॉन कंज्यूम्ड फोर्स होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का कार्य नहीं करता है फ्रिक्शन बल। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। आगे बात करते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा? तो p बराबर mv, मैंने आपको संवेग का फॉर्मूला बता दिया था, द्रव्यमान गुणा वेग। एक कार और एक ट्रक के बीच में रेखीय संवेग समान है, दोनों में से किसकी चाल अधिक होगी? तो एक कार और एक ट्रक के बीच में दोस्तों रेखीय संवेग समान है, तो चाल अधिक है किसकी होगी दोस्तों? कार की चाल हमारी अधिक होगी, ठीक है, कार की चाल हमारी अधिक होगी। p बराबर क्या होता है दोस्तों? mv होता है, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान किसका ज़्यादा होता है? ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है तो ट्रक की क्या होगी? चाल दोस्तों हमारी कम होगी, ठीक है। कार का द्रव्यमान ट्रक की अपेक्षा कम होता है तो उसकी चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है, याद रखना आपको। अगला ऑप्शन, कोई व्यक्ति कार में बैठा है और अचानक कार दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति बाहर की ओर एक झटका या बल महसूस करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण ही व्यक्ति क्या करता है? बाहर की ओर एक धक्का महसूस करता है। अब दो प्रकार के बल ये भी होते हैं, एक होता है अपकेंद्री बल और एक ये होता है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस वृत्ताकार मार्ग पर चलते समय केंद्र की ओर को एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? अभिकेंद्र बल। इसी अभिकेंद्र बल को सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। केंद्र की ओर लगने वाला बल हमारा अभिकेंद्र बल कहलाता है। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर mv² अपॉन r अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है। अभिकेंद्र बल एक सदिश राशि होती है और अभिकेंद्र बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? mv² से आप निकाल सकते हैं, m हो गया किलोग्राम, v² हो गया मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन r यानी कि सेकंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा, इसका सूत्र जो होगा आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो वैसे अभिकेंद्र बल का नॉर्मल फॉर्मूला तो दोस्तों न्यूटन ही होता है, बल का ही फॉर्मूला, बल का ही जो मात्रक होता है वही अभिकेंद्र बल का मात्रक भी माना जाता है, ठीक है। और
केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल होता है। दूसरा एक होता है दोस्तों का हमारा अपकेंद्री बल, यानी कि जब कोई भी वस्तु इस वृत्ताकार मार्ग पर चल रही होती है तो इसमें केंद्र के बाहर की ओर को जो एक बल लगता है इसको बोलते हैं हम अपकेंद्री बल। यह हमेशा अभिकेंद्री बल की विपरीत दिशा में लगता है। इसी अपकेंद्री बल को छद्म बल या जड़त्व बल भी कहा जाता है। अब ये अपकेंद्री बल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो क्रीम निकालने की मशीन में अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में भी दोस्तों क्या होता है, ये अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ में दूध से मक्खन निकालने की मशीन में या क्रीम निकालने की मशीन में, ड्राई क्लीनर में भी दोस्तों अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या, और अपकेंद्री पंप में या सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी अपकेंद्री बल का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। तो यहाँ पे भी वो एग्जांपल है, कोई व्यक्ति कार में बैठा है, कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति बाहर की ओर को एक झटका महसूस करता है, या तो ये किस कारण से होता है, तो वो अपकेंद्री बल के कारण होता है। और अंदर की ओर को करता है, अंदर की ओर को झटका महसूस करता है तो जाएगा अभिकेंद्र बल के कारण होता है। याद रखना है आपको। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों का उदाहरण होता है मौत वाला कुआं। तो मौत वाले कुएं में देखा होगा आपने, वो केंद्र की ओर को बल लगाता है, घूमते रहता है, कार चलाते हैं, वो किस कारण होता है, वो अभिकेंद्र बल के कारण ही होता है। याद रखना है आपको। और अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r, इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला, क्रीम निकालने की मशीन में, ड्राई क्लीनर में और अपकेंद्री पंप में किस बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, जब लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर को जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद होना चाहिए कि कोई भी लिफ्ट, वैसे तो ये अगले लेसन का क्वेश्चन था लेकिन मैंने यहीं पर डाल दिया है कि जब कोई भी लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर को जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को क्या होता है, अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, अपना भार उसको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अब यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि जब लिफ्ट किसी त्वरण से नीचे की ओर को आती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको अपना भार क्या होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि अगर कोई भी लिफ्ट ऊपर की ओर को जा रही है तो उसे अपना भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और नीचे की ओर को आ रही है तो उसे अपना भार क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। अब ऊपर की ओर को जा रही है तो ऊपर की ओर जाने पर दोस्तों आपको बताइए, आपने जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण, चलिए अगले लेसन की बात है वहाँ पे हम बात करेंगे। वैसे जी की वैल्यू के कारण ये होता है, जी की वैल्यू क्या होता है, पोल्स पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू होती है गुरुत्वीय त्वरण की, और विषुवत रेखा या इक्वेटर पर क्या होता है, जी की वैल्यू कम होती है। जब आप इक्वेटर से आप पोल्स की ओर को जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू बढ़ जाती है, जिस कारण व्यक्तियों को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जबकि आप इक्वेटर की ओर को जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू घट जाती है, इस कारण व्यक्तियों को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और यह किस कंडीशन में होता है, जब किसी भी निश्चित त्वरण से वस्तु क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अब यहीं पे एक प्रश्न ये भी बनता है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है, यानी कि एक समान वेग से ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, तो वहां पर क्या होगा, उसके लिफ्ट के भार में या जो व्यक्ति का भार है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहीं पे एक और फैक्ट आता है, यदि नीचे आते हुए लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अगर नीचे आते हुए सपोज लिफ्ट की डोरी टूट गई तो क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो नीचे आते हुए अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह लिफ्ट मुक्त पिंड की तरह नीचे गिरती है। इस स्थिति में पिंड का भार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट में नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाता है, लिफ्ट का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लिफ्ट क्या होगी, ऊपर फर्श से जाकर टकरा जाएगा खट करके। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से एक एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय मूल के कणों के बीच किस प्रकार की टक्कर होती है, तो पूर्णतः प्रत्यास्थता टक्कर होती है नाभिकीय मूल के कणों के मध्य में। अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर mv² अपॉन आर। एम द्रव्यमान, वी वेग, और आर क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे त्रिज्या होती है। अगला क्वेश्चन, 1-2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की चाल 10 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो बल का परिमाण कितना होगा। तो F बराबर दोस्तों आपको पता है क्या होता है, ma होता है। द्रव्यमान दिया गया हमारा कितना, 2 किलोग्राम। A की वैल्यू क्या होती है, त्वरण v माइनस यू अपॉन टी, होती है। तो v की वैल्यू क्या दी गई है कि v दिया गया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन टाइम कितना दिया गया, 10 सेकंड दिया गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा। अगला क्वेश्चन, समान द्रव्यमान के 2 कण R1 और R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, अभिकेंद्री बलों का अनुपात कितना होगा। अब अभिकेंद्री बल आपको बताया दोस्तों, F बराबर क्या होता है, mv²/r होता है, ठीक है। अब समान द्रव्यमान है और समान वेग है, वेग भी समान मान लीजिए आप, तो mv ये तो सेम हो गया। अब ये R1 क्या हो जाएगा, R1 त्रिज्या पहले वाले अभिकेंद्री बल की हो जाएगी और दूसरे की क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, ठीक है। तो इनका अनुपात आप निकालेंगे तो R2 पर चले जाएगा अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों फार्मूले रखिएगा, F1 बराबर इतना इतना, F2 बराबर इतना इतना, फिर F1 और F2 का अनुपात निकालेंगे तो R2 अपॉन R1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल फार्मूला है। अगला क्वेश्चन, बल में त्वरण से भाग देने पर क्या प्रतीत होता है, तो F बराबर बल में त्वरण क्या पता प्राप्त होता है, द्रव्यमान प्राप्त होता है ना, F बराबर ma होता है, तो F बल बट्टा a त्वरण क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। अगला, बड़ा गुण का मात्रक क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर। बड़ा गुण क्या होता है दोस्तों,
बल गुणा आघूर्ण, यानी कि किसी भी वस्तु पर बल लगाकर जब उसे विस्थापित किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, बलाघूर्ण, ठीक है। यानी कि बल लगाकर किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करना हमारा बलाघूर्ण कहलाता है। और डब्ल्यू बराबर इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, डब्ल्यू नहीं टाउ, टाउ बराबर एफ इंटू एस होता है। और बलाघूर्ण का फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा तो होता है क्या, न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर इसका फॉर्मूला होता है। और बलाघूर्ण क्या है, ये भी एक सदिश राशि होती है। बलाघूर्ण बराबर बल गुणा अक्ष से बल के बीच की लंबवत दूरी होता है। अगला क्वेश्चन कि सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है, तो सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति रूपांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, भार बराबर मैंने आपको बताया था, भार क्या होता है, बल होता है। भार बराबर डब्ल्यू बराबर होता है mg, गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है यहाँ पे। तो देखिए, आप गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी 9.8 होती है, आप सभी लोगों को याद है। तो भार कितना दिया गया, 196 दिया गया, 196 बराबर m निकालना है आपको इंटू 9.8, ठीक है। तो जब आप 1.96 में 196 में 9.8 का भागा देते हैं तो आपका आ जाएगा 20, ठीक है। 98 दूना क्या होता है, 196 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 किलोग्राम हो जाएगा। तो एफ डब्ल्यू बराबर mg वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जी का मान हो जाएगा 9.8, तो m की वैल्यू आप यहाँ से ऐसे करके निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, जब एक बम विस्फोट होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा। तो जब एक बम विस्फोट होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो टुकड़ों का कुल संवेग हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब ये चलिए इसको तो याद रख लीजिए कि 0 हो जाता है, कॉन्सेप्ट काफी लंबा है इसका। अगला क्वेश्चन, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, किस कारण, गति के जड़त्व के कारण, ठीक है। वहीं आपसे एक प्रश्न पूछ देगा, अगर कोई रुकी हुई कार अचानक से चलती है तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, वो किसके कारण होता है, वह दोस्तों विराम के जड़त्व के कारण होता है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वो वस्तु क्या कहलाएगी। तो अगर कोई भी वस्तु दोस्तों समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह वस्तु हमारी एक समान गति में कहलाती है, क्या, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति में कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वो वस्तु क्या कहलाती है। अगर कोई भी वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वो हमारी असमान गति कहलाती है, याद रखना आपको दोस्तों। समान समय में समान दूरी तो हमारी यूनिफॉर्म मोशन या समान गति की वस्तु कहलाएगी। समान समय में असमान दूरी तय करती है तो क्या हो जाएगी, वो असमान गति की वस्तु हो जाएगी, ठीक है। और यही समान गति असमान गति के कारण ही हमारा बाद में आप जो ग्राफ्स पढ़ते हैं 9th की क्लास में, आप देखिएगा आपके कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वो ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ ग्राफ के बारे में। सबसे पहला होता है हमारा क्या दोस्तों, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि विस्थापन समय ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ से आप डायरेक्टली दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आपको बताया वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन समय ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला ऐसे आता है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, वेग समय ग्राफ से आप दूरी निकाल सकते हैं, सॉरी विस्थापन निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ में भी त्वरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है फैक्चुअलिटी आपके किताब में दिए गए, एक है दूरी समय ग्राफ, ठीक है, दूरी समय ग्राफ जिससे आप चाल निकाल सकते हैं, और दूसरा जो आपका ग्राफ दिया गया है मैं देख लेता हूं, वेग समय ग्राफ जिससे आप विस्थापन निकाल सकते हैं। इन दोनों कंडीशंस के जो चार्ट है वो आप देख लीजिएगा कि कैसा कैसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक ग्राफ में आपको बताता हूँ। मैं आपको विस्थापन समय ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज आपका क्या दिया गया, टाइम दिया गया, और ये दोस्तों आपका क्या है, विस्थापन दिया गया है, ठीक है, यानी कि एस दिया गया है, विस्थापन दिया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप समय बढ़ाने पर आपका क्या हो रहा है, विस्थापन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, लगभग समय बढ़ाने पर आपके विस्थापन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इसे हम विरामावस्था की कंडीशन कहते हैं। आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछ देगा, ये पूछेगा कि ये कौन सा ग्राफ दर्शा रहा है, तो ये विरामावस्था का ग्राफ दर्शा रहा है, ठीक है। ऐसे पूछ देगा विस्थापन समय ग्राफ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो आप वेग को निकाल सकते हैं। तो ये विरामावस्था के लिए समय और विस्थापन के मध्य में ग्राफ है, क्या, विरामावस्था के लिए। आप देखिए यहाँ पे जो आपका विस्थापन है वो क्या है, सेम है, समय परिवर्तित हो रहा है यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, लेकिन आपका ये जो विस्थापन है ये क्या है, सेम है। अगला ऐसे ग्राफ आता है दोस्तों, एक समान गति का ग्राफ, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, हाँ, एक आता है फिर एक समान गति का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो विरामावस्था की कंडीशन में जो विस्थापन समय ग्राफ है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं एक समान गति के लिए बता रहा हूँ आपका, ठीक है। एक समान गति में क्या होगा, ऐसे करके आपका एक ग्राफ बनता है, यानी कि आप समय बढ़ाएंगे तो आपका विस्थापन भी बढ़ेगा, समय बढ़ाएंगे विस्थापन भी बढ़ेगा, समय बढ़ाएंगे विस्थापन भी बढ़ेगा। तो ये एक समान गति का ग्राफ होता है, ठीक है। और जब भी वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में होती है या एक समान गति में होती है तो उसका त्वरण हमेशा 0 होता है। त्वरण हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। विरामावस्था में भी क्या होगा, आपका त्वरण 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो
त्वरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही हमारा त्वरण कहलाती है। तो त्वरण यहाँ पे हमारा डायरेक्टली जीरो हो जाता है। तो प्रश्न पूछ लेगा आपसे, जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में होती है, विरामावस्था में होती है, तो उसका विस्थापन समय ग्राफ में त्वरण क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और त्वरित गति भी यहाँ पे क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे ही आप आपसे असमान गति के लिए पूछ लेगा कि असमान गति यानी कि समान समय में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। असमान गति का क्या हो जाएगा, ऐसे असमान गति का ऐसे ऐसे करके बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके कोई भी किसी भी प्रकार का वहां पे आपका ग्राफ बन सकता है विस्थापन और समय के मध्य में, ठीक है। तो आपको याद रखना है और ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद हुए होंगे, यही आपको समझना है। ये 3 चार्ट समान गति, असमान गति और विरामावस्था की कंडीशन में। ऐसे दोस्तों आपसे क्या करेगा, आपको एक ऐसा चार्ट दे देगा, आपको यहाँ पे एक ए बी सी इस टाइप से ग्राफ दे देगा, ठीक है। ये होगा आपका विस्थापन और ये हो गया समय, या इसको आप वेग मान लीजिए, ठीक है, वेग और समय। तो आपसे पूछेगा इसमें से सर्वाधिक वेग किसका है, तो सर्वाधिक वेग किसका होगा दोस्तों, हमेशा इस सी का हमारा सर्वाधिक वेग होगा, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है। यानी कि सबसे कम समय में जो सबसे ज्यादा विस्थापन तय कर रहा है वही हमारा क्या होगा, सर्वाधिक वेग वाला होगा। सर्वाधिक वेग किसका होगा, इस सी वाली रे का होगा, और सबसे कम किसका होगा, इस ए वाले का होगा। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ऐसे दोस्तों एक हमारा चाल समय ग्राफ भी होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वी चाल हो गया, या वेलोसिटी वेग समय ग्राफ, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जब समय के साथ साथ में आपका वेग कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये विरामावस्था का चार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक समान गति में चाल समय ग्राफ आप कह सकते हैं। इस कंडीशन में भी क्या होगा, त्वरण हमेशा हमारा क्या होगा, जीरो होगा। आप समझ सकते हैं त्वरण क्या होगा, देखिए वेग क्या है सेम है, तो त्वरण भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा लीनियर ग्राफ कैसे बनेगा, इसी टाइप से बनेगा। और असमान गति का ग्राफ या तो ऐसे बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा। ये ग्राफ्स आपको मुख्यतः याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों लाइनर मोशन के लिए, यानी कि एक समान गति के लिए, ठीक है। एक समान गति के लिए ये हम ग्राफों की बात कर रहे थे। एक समान गति में हमेशा आप ये कहेंगे, अगर हम लाइनर मोशन या एक समान गति की बात करें या लीनियर या रेखीय गति की बात करें, तो वहाँ पर एक समान गति के लिए आपका एक्सीलरेशन या त्वरण क्या होगा, हमेशा जीरो होता है, याद रखना है। जबकि अगर आपसे सर्कुलर मोशन के लिए पूछेगा, वृत्तीय गति के लिए पूछेगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान चाल पर आपका एक्सीलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। और ये ग्राफ आप किताब पढ़िएगा, दूरी समय ग्राफ डायरेक्टली दिया गया, एक समान चाल के लिए कैसा होगा, असमान चाल के लिए कैसा होगा। इसी प्रकार से वेग समय ग्राफ भी दिया गया है कि एक समान चाल के लिए कैसे होगा, असमान चाल के लिए कैसे होगा। वो सारी चीज़ें आपको किताब में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उसे आसानी से कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। और इसी ग्राफ के आधार पर बाद में जो गति के 3 समीकरण मैंने आपको बताए वो भी दिए गए हैं, तो आप ये चीज़ें देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल मैंने आपको क्या बताया था, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर पहले तय कर रही है, फिर 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो कुल दूरी हो जाएगी 32 मीटर। और कितने समय में, 4 और 2 6 समय में। तो औसत चाल क्या हो जाएगी इसकी, 5.33 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल हो जाएगी। काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, औसत चाल, औसत वेग से संबंधित, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत दूरी बट्टा समय। अब देखिए जब यात्रा शुरू होती है तो ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यात्रा समाप्ति पर ये 400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो ऑडोमीटर क्या नापता है, उसको दूरी नापता है। पहले 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है जब शुरू होते ही, बाद में 2400 करता है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2400 में से आप 2000 घटाएंगे तो 400 किलोमीटर आपकी कुल दूरी हो जाएगी। कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो 400 बट्टा 8 आप डायरेक्टली करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर। 50 किलोमीटर प्रति आवर में कार की औसत चाल होगी। अब दोस्तों ये देखिए किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति सेकंड, आपको याद होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति आवर को जब 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। समय को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मतलब घंटे को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, सेकंड को घंटे में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो ट्रांसपोजिशन होता है ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एग्जामिनर आपको जो न्यूमेरिकल होगा ना, वहाँ पे विमाओं में हो गया, जो मात्रकों हो गया, मात्रकों में उलझाने का प्रयास करेगा। तो ये चीज़ें आपको जब आपने प्रैक्टिस करी होगी तभी आप सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊषा 90 मीटर तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग क्या है। देखिए दोस्तों औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब देखिए ऊषा 90 मीटर तालाब में तैरती है, पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहीं पर आ गई, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा विस्थापन तो उसका डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि विस्थापन जीरो होगा तो औसत वेग भी उसका जीरो हो जाएगा। औसत चाल कितना हो जाएगा, कुल दूरी 90 मीटर तालाब में तैर रही है और इस टोटल कितनी दूरी, 180 मीटर की वो दूरी तय कर रही है और कितने मिनट उसको लग जा रहे हैं,
180 मीटर की दूरी वह 1 मिनट में तय कर दिया, ठीक है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो कुल औसत चाल क्या हो जाएगी, 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, और औसत वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कुल दूरी बट्टा कुल समय, देखिए 1 मिनट को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 60 सेकंड लिख दिया, क्योंकि ये 180 मीटर दिया गया। तो चाल क्या होता है, या तो मीटर प्रति सेकंड में होगी या किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो ये मीटर में दिया गया, तो हमने समय को भी 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु वृत्ति पथ पर एक समान वेग से चलती है या एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति क्या होगी, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। और हमेशा आपको याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में या वृत्तीय गति में जो आपका एक्सीलरेशन होगा वह कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं होता है। यानी कि सर्कुलर मोशन में या वृत्तीय गति में समान चाल होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक वस्तु की गति का समान होना किस पर निर्भर करता है, तो एक वस्तु की गति का समान होना वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए, गैलीलियो के बारे में मैंने आपको बताया था। जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया, गैलीलियो ने बताया। बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, न्यूटन ने बताया, ठीक है। तो द लिटिल बैलेंस पुस्तक हो गया, डीमॉट पुस्तक हो गया, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज पुस्तक हो गया, लेटर ऑन दी सन स्पॉट पुस्तक हो गया, और स्टोरी मैसेंजर पुस्तक, ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तकें दोस्तों गैलीलियो के द्वारा ही लिखी गई है। सबकी सब पुस्तकें आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी एक वृत्तीय गति का कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका बच गया है, वो आप किताब से पढ़ लीजिएगा कि जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो हम ये कहते हैं कि वस्तु क्या है, त्वरित है, ठीक है। और वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण और गति की दिशा, या वेग के परिमाण और गति की दिशा दोनों के कारण हो सकता है, उसी को हम वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि सर्कुलर मोशन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की गति जो वृत्तीय मार्ग पर जो गति होती है हमारी वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। जैसे आप पूरे एथलीट क्या होता है, आप जब रनिंग करते हैं फील्ड के चारों ओर घूमते हैं ना, तो वही आपकी क्या होती है, वृत्तीय गति होती है, ठीक है। इसी में से आपको मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि एक एथलीट क्या होता है, एक आयताकार पथ को अगर पार कर रहा है तो वह कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलेगा, तो आयताकार पथ है तो वो 4 बार गति की दिशा बदलेगा। अगर ऐसे षष्ठाकार पथ है तो वो 6 बार अपनी गति की दिशा बदलेगा। ऐसे ही अगर अष्टाकार पथ है तो वो 8 बार अपनी गति की दिशा बदलेगा। वृत्तीय पथ है तो वो अनगिनत बार क्या करेगा, अपनी गति की दिशा बदलेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इसके संबंधित। ऐसे ही आपने वो वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जब किसी पत्थर को हम एक धागे से बांध कर ऐसे गोल गोल हिलाते हैं, उसके बाद में उसे छोड़ा जाता है तो पत्थर ऊपर अपनी गति जारी रखता है। तो यही सब चीज़ें क्या होती है, हमारी वृत्तीय गति के उदाहरण होते है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। बाकी दोस्तों हमारे ख्याल से जो हमारा 8वां और 9वां लेसन है ये मोटा मोटा हो गया है। इसमें से कुछ हमारे पॉइंट बचे हुए हैं जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर हम इसके बाद का लेसन गुरुत्वाकर्षण वाले को शुरू करेंगे। तब तक आप इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ लें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप किताब खोलें और किताब से आप इन पॉइंटों को फिर से करें। तब तक मैं, और कोणीय चाल, कोणीय विस्थापन ये भी आप कर लीजिएगा। कोणीय चाल क्या होता है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय चाल कहते हैं, ठीक है। कोणीय विस्थापन क्या होता है, चाप बट्टा समय, ठीक है। विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन चाप बट्टा समय। एक संबंध और है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा कि रेखीय चाल और कोणीय वेग पे संबंध के मध्य में संबंध क्या होता है, तो रेखीय चाल v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, यानी कि रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल या कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। ये भी आप याद रख लीजिएगा। और कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यही एक इसमें प्रक्षेप्य गति का फॉर्मेशन भी आता है, ये आप अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। बाकी जो भी चीज़ें थी इस लेसन से इंपोर्टेंट वो मैंने लगभग आपको बता दी हैं। थोड़ा सा ग्राफिक्स वाली चीज़ें आप देख लीजिएगा, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब हो गया है, वेग परिवर्तन की दर वगैरह वगैरह, ये भी सारा सब तो लगभग दोस्तों सब कुछ हो गया है। बाकी आप इसके एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, वो आपको किताब में डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। और धनात्मक त्वरण किसकी दिशा को बताएगा, धनात्मक चाल या धनात्मक वेग की दिशा को बताएगा। ऋणात्मक त्वरण ऋणात्मक चाल और ऋणात्मक वेग की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।